सुनो बेटा, मैं आपको आज एंट्री की सेकंड क्लास पे हूं। अब तो ध्यान से सुनो। मैंने आपसे बोला था मैं आपको कैटेगरी वाइज एंट्री सिखाऊंगा। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाई थी? गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। आप आए थे उसमें? नहीं तो वीडियोस की गिर दी है बेटा मैंने, जर्नल के नाम से। ठीक है, वो एक बार आज ही देख लेना। तो आज मैं सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा हूं और थर्ड। तो मैं आज ये सोच रहा हूं मैं आज आपको एंट्री ना कराऊं, सेकंड और थर्ड कैटेगरी का कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर दूं, जिससे नेक्स्ट क्लास में दोनों कॉन्सेप्ट की इकट्ठी एंट्री करा दूंगा। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्काउंट का। किसका? डिस्काउंट का। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं बांट रहा हूं 4 हिस्सों में। कितने? 4 हिस्सों में। सबसे पहले एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा कैश डिस्काउंट। तीसरा सेटलमेंट डिस्काउंट। और चौथा बैड डेट लॉस। तो ये 4 चीजें आज मैं आपकी इसमें कवर कर रहा हूं बेटा। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट है क्या। सच बात बताऊं, मुझे आज तक इसकी सही डेफिनेशन समझ ही नहीं आई। तो मैं इसे न्यूमेरिकली समझाता हूं, उससे डेफिनेशन बनाते हैं बेटा। भाई जनरली किसी भी दुकानदार की प्रैक्टिस क्या होती है कि वो कोई चीज खरीदता है, अगर 100 रुपए की या 1000 रुपए की उसने कोई चीज खरीदी। ठीक है, लेट्स से मेरी कपड़े की दुकान है और मैं जीन्स बेचता हूं, तो मैं 1000 रुपए की जीन्स लाया। उस जीन्स पर मैं 1000 रुपए बढ़ाकर 2000 रुपए का स्टिकर चिपका देता हूं। होता है ना वो सफेद सा छोटा सा कागज चिपका होता है जिसमें प्राइस लिखा होता है। तो मैंने प्राइस बना दिया उसका कितना? 2000। इसे हमने नाम दिया लिस्ट प्राइस। क्या नाम दिया? लिस्ट प्राइस। अब दुकान के बाहर मैंने बोर्ड टांग दिया, दिवाली सेल 25% डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट? तो भैया प्रिंट रेट क्या है मेरे उस पे, और मैं उस पे कितना डिस्काउंट दे रहा हूं? 25%। तो मैं फाइनली उसे कितने में बेच रहा हूं? 1500 रुपए में बेच रहा हूं। ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। तो कायदे में ट्रेड डिस्काउंट क्या है? डिफरेंस है किस किस के बीच का? लिस्ट प्राइस और सेल प्राइस। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये जीन्स कितने की खरीदी थी? 1000 की खरीदी थी। और बेच कितने में दी मैंने? 1500 में मैंने जीन्स बेच दी। और खरीदी कितने में थी? 1000 में। तो क्या ये 500 रुपए मेरा लॉस है? क्या ये 500 रुपए मेरा खर्चा है? क्या ये 500 रुपए मेरी कमाई है? क्या ये 500 रुपए मेरा एसेट है? क्या ये 500 रुपए मेरी लायबिलिटी है? अब अगर ये 500 रुपए खर्चा होता तो मैं क्या कर देता? डेबिट। पर ये खर्चा नहीं है तो डेबिट नहीं कर सकता। ये 500 रुपए इनकम होती तो क्या कर देता? क्रेडिट। पर ये इनकम भी नहीं है तो क्रेडिट भी नहीं कर सकता। ये 500 रुपए एसेट होता तो क्या करता? डेबिट। पर ये एसेट भी नहीं है, डेबिट भी नहीं कर सकता। और ये लायबिलिटी होता तो क्या करता? क्रेडिट। ये लायबिलिटी भी नहीं है। अरे जब मैं इसे डेबिट भी नहीं कर सकता, मैं इसे क्रेडिट भी नहीं कर सकता, तो इसे कहां रिकॉर्ड करूंगा? इसका मतलब ये रिकॉर्ड ही नहीं होता है। स्कूल में बताया गया होगा ना आप सबको कि ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसका मैंने आपको क्या दिया है? ये रीजन दिया है। तो बेटा क्या ध्यान रखो, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट इज नाइदर एक्सपेंस गेन नॉर एसेट लायबिलिटी। ना तो ये एक्सपेंस गेन है ना ये एसेट लायबिलिटी है। हेंस इट इज नॉट रिकॉर्डेड। इसे मैं रिकॉर्ड कैसे करूं? ना मैं इसे डेबिट कर सकता हूं ना मैं इसे क्रेडिट कर सकता हूं। इट इज डायरेक्टली
एडजस्टेड फ्रॉम परचेज और सेल वैल्यू। इसे हम सीधा एडजस्ट करते हैं कहां से, परचेज या सेल वैल्यू से। इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और ये सारी बात आपने स्कूल में भी जरूर सुनी होगी कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। सुना है ये? तो 10,000 के गुड्स मैंने खरीदे हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो क्या मानूंगा कितने के गुड्स खरीदे हैं? 9,000 के। 1,000 रुपए को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना कहीं दिखाएंगे। क्लियर है बेटा? श्योर? एक्चुअली में ये ट्रेड प्रैक्टिस है बेटा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल मैं एक रिफाइंड का टीन लेने चले जाऊं, लिखे होते हैं 1,500 रुपए, दुकानदार देता है 800 रुपए। मेरा रिश्तेदार लग रहा है क्या वो? तो सभी को 800 का दे रहा है, इसका मतलब वो झूठा प्राइस है 1,500 रुपए। उसकी एक्चुअल सेल वैल्यू है कितनी? 800। तो वो कायदे में क्या 700 डिस्काउंट मान लूं? तो वो कुछ है ही नहीं, तो उसे रिकॉर्ड क्यों करूं? तो इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कोई डाउट है इसमें? श्योर? सेकंड, कैश डिस्काउंट। अब ये कैश डिस्काउंट क्या है मुझे ये बताओ जरा बेटा, यहां पे ध्यान देने। चलो तो मुझे ये बताओ कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? क्या जी? कैश डिस्काउंट हम उस डिस्काउंट को कहते हैं जो डिस्काउंट जब केवल कैश ट्रांजैक्शन हो तभी अलाउ या रिसीव होता है बेटा। ठीक है? नाम से ही पता लग रहा है कौन सा डिस्काउंट। आराम से बेटा उठा के कर ले। सुनो, जल्दी से बैठो बेटा। इसका ध्यान रखना बस, फोन का, और आराम से, ज्यादा शोर करे बिना। अब शुरू कर लो। हाँ जी बेटा युवराज प्लीज। और देव लेट आए हो, ऊपर से देखो क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। अब ध्यान दो, कैश डिस्काउंट क्या होता है? देखो बेटा, रियल लाइफ में एक प्रैक्टिस होती है। लेट से मैं कोई दुकान हूं और ये गुप्ता जी मेरे यहां पर कपड़ों की सप्लाई करते हैं। आज गुप्ता जी ने मेरी दुकान पर 50,000 रुपए के कपड़े दिए, तो मैं इन्हें पेमेंट करूंगा। ठीक है? कितनी पेमेंट करूंगा ये डिपेंड करता है मैंने लास्ट बार इनसे कितने का माल खरीदा था। जर्नली दुकानदारों में एक प्रैक्टिस चलती है, आज जब नया माल आता है तो हम पेमेंट करते हैं पुराने पैमाल की, और जो आज माल आया है इसकी पेमेंट हम कब करेंगे? जब अगली बार नया माल आएगा। तो नॉर्मली हर दुकानदार क्या करता है, 2-3 महीने सप्लायर के पैसे रोक कर चलता है। सही है? तो भैया सप्लायर बेचारे क्या सोचते हैं कभी कभी, यार पैसा फंसने का डर है। अच्छा, दुकानदार ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण, सप्लायर बीच में भाई साहब ड्रामे नहीं दिखाएगा कि भाई साहब आज टाइम नहीं है, कल माल दे दूंगा और परसों माल दे दूंगा, उसके तो पैसे फंसे हैं पुराने, आना ही पड़ेगा जब कहूंगा। दूसरा कारण कि स्मूथ और इजी फ्लो बना रहेगा माल आने का, और पुराना माल अगर बच गया तो उसे वापस लौटाना आसान है क्योंकि पैसे रोक रखे हैं भाई, है ना? पुराना माल बच जाए तो उसे वापस लौटाना क्या है? आसान। और तीसरा, दुकानदार भैया बड़े शातिर बनिए होते हैं, वो एक एक दिन के ब्याज का भी हिसाब रखते हैं। सोचो, किसी का मैंने 1 लाख रुपए 3 महीने रोका हुआ है और महीने का मिनिमम 1% मार्केट में ब्याज चलता है, तो 3,000 का तो मैं ब्याज ही बचा लेता हूं, हाँ या ना? तो ये कारण होता है कि जर्नली दुकानदार क्या करता है, जब मेरे पास आज कोई माल आता है तो मैं पुराने माल की पेमेंट करता हूं, और आज की पेमेंट कब करूंगा? जब अगली बार माल आएगा। तो यहां पर सप्लायर कई बार दुकानदार को लालच देता है कि भाई साहब अगर आप कैश पेमेंट इमीडिएट कर दोगे, जब माल खरीद रहे हो उसी वक्त पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा। तो ऐसा डिस्काउंट जो होता है बेटा वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। ठीक है? ऐसा डिस्काउंट क्या कहलाता है? कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज दैट डिस्काउंट which is allowed or received
एट द टाइम ऑफ कैश सेल और कैश परचेज। अब यहां पे कैश सेल का मतलब ये नहीं है गांधी जी के रूप में माल बेचना। कैश सेल का मतलब है इमीडिएट पेमेंट के बदले में माल बेचना। अब पेमेंट भैया करेंसी के रूप में भी आ सकती है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी रूप में आ सकती है ना। और सेम कैश परचेज का मतलब, तो जब हम इमीडिएट पेमेंट करें, जो उस माल को हमने खरीदा या बेचा है उसकी इमीडिएट पेमेंट हो, तब ये डिस्काउंट अलाउ करा जाता है या रिसीव होता है। तो क्या ये डिस्काउंट सबके लिए? नहीं, ये डिस्काउंट केवल किससे मिलेगा? जो इमीडिएट पेमेंट करेगा। तो ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स, ये वाला डिस्काउंट हम क्या करते हैं? अलाउ करते हैं। और बेटा जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं वो कमाई है, खर्चा है? खर्चा है। और खर्चे का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो क्या ये डेबिट किया जा सकता है? हाँ, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी चीज डेबिट क्रेडिट की जा सकती है वो रिकॉर्ड हो रही है, जो डेबिट क्रेडिट ना की जा सके वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद भाई वीडियो भी चल रही है, समझा। 10 मिनट फ्रिज में रख ले, केक 10 मिनट फ्रिज में रख ले। सुन सुन, कहां गया तू? एक काम कर, आधे घंटे बाद आ जा, एक केक और है, दोनों एक साथ काट ले। अरे तो फ्रिज में रख लेना, पूरा फ्रिज में लिया। अब आगे बढ़े। आज सुबह से 8-10 केक हो गए। आज शुगर मेरी 100% 312 होगी, जो मैंने बहुत दिन से मेंटेन की है। मुझे शुगर थी ना बेटा। एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, कैश परचेज के समय ये डिस्काउंट हमें मिलता है बेटा। और जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या बनाई हमारी? इनकम। और इनकम है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। इनकम है तो क्या करूंगा? क्रेडिट। कोई डाउट इसमें? तीसरा डिस्काउंट है सेटलमेंट डिस्काउंट। भाई अब ये सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है? असल में हमारी टेज ग्रेवाल में बेटा 2 ही डिस्काउंट दे रखे हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश। तो उन्होंने सेटलमेंट डिस्काउंट को कैश में कवर किया है, हम इसे अलग से पढ़ रहे हैं। अब सुनो, 2 ग्राहक आए मेरी दुकान पे एक साथ, एक युवराज और एक देव। इन्होंने दोनों ने मुझसे खरीदी जीन्स, ठीक है। अब भाई जीन्स है 1000 रुपए की। देव कह रहा है भैया मैं 2 महीने बाद पैसे दे जाऊंगा। ठीक है, जानता हूं उधार में माल बेचता हूं। मैंने देव को पैसे दे दिए, जीन्स दे दी 1000 रुपए की उधार। युवराज ने भी जीन्स खरीदी 1000 की। तो युवराज बोला भैया पैसे सही लगा लो। मैंने कि नहीं भाई, हमारे यहाँ फिक्स प्राइस शॉप है। बोला भैया आप उसे उधार दे रहे हो, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, मैं आपको अभी का भी पैसा दे रहा हूं यार, सही लगा लो। मैंने कहा चल एक काम कर, तू 950 रुपए दे दे। मैंने इसे कितने % कम दे दिया? 5%। एग्जैक्ट 20 मिनट में, 20-25 मिनट में छोड़ दूंगा, 25 मिनट में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसे कितने में दे दी वो जीन्स? 950। तो मैंने युवराज को कौन सा डिस्काउंट अलाउ करा? कैश डिस्काउंट। क्यों? इमीडिएट कैश में मुझसे ये माल खरीद रहा है या मैं इसे कैश में माल बेच रहा हूं, तो मैंने इसे कौन सा डिस्काउंट दिया? कैश। और ये डिस्काउंट मैंने क्या देव को भी दिया? नहीं। अब देव उस वक्त तो चला गया कि भैया भेदभाव कर रहे हो, उसे 950 की और मुझे 1000 की। तुम्हें तो मैं बताऊंगा, आन दो 2 महीने, जरा पैसे मैं देने तो मुझे ही है। अब भैया 2 महीने बाद मैंने देव को फोन किया, देव भाई साहब पैसे। बोला भैया काहे के पैसे? मैं कहा यार जीन्स ली थी, कितने देने हैं? मैंने कहा 1000। भैया 1000 रुपए ना है, 900 रुपए लेने हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ो। अब बताओ मैं क्या कहूंगा कि यार पैसे मर रहे हैं, इससे अच्छा क्या मिल जाए। तो भाई साहब ये डिस्काउंट है सेटलमेंट डिस्काउंट। कई बार लोग बड़े कमीने होते हैं, माल खरीदते हो तो हाजी हाजी करते हैं और जितने बोलो उतने में ले लेते हैं, और जब पैसा चुकाने का समय आए तब ड्रामा करते हैं कि भाई साहब इतने रुपए कम ले लो, हम पे तो ना है,
इतना ही दे सके, लेने तो बताओ। अब क्या करे बेचारा दुकानदार, चल भैया कम दे दे, तो वो डिस्काउंट होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। सही है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है? इट इज डिस्काउंट विच इज अलाउड or received at the time of settlement of debt। ये वो डिस्काउंट है जिसे हम कब अलाउ करते हैं, रिसीव करते हैं? एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ डेप्ट। सही है, उधार के समय पर। अब बेटा सुन ले मानवी जी, क्या हो गया? ये रहते बराबर में। अब टू डेटर, डेटर को हम ये डिस्काउंट देते हैं कब? एट द टाइम ऑफ अमाउंट रिसीव। हम ये वाला डिस्काउंट क्या करते हैं? उसे अलाउ करते हैं। तो ये हमारा क्या बना? खर्चा। खर्चा है तो क्या हुआ? ये डेबिट। और भैया सामने वाले ही कमीना है, हम भी तो कमीने होते हैं, हम भी तो दूसरों के साथ यही करते हैं। हमने किसी का पैसा देना था, हमने कम पैसा दिया तो डिस्काउंट रिसीव। तो फ्रॉम क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड, जब हम उसे पेमेंट करेंगे तो ये डिस्काउंट हमें क्या होगा? रिसीव होगा। और जब हमें डिस्काउंट रिसीव हो तो वो क्या बन जाता है? इनकम। और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो क्या ये वाला डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा? होगा। डेबिट क्रेडिट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। क्या ये डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है? तो रिकॉर्ड होगा। क्या ये डेबिट क्रेडिट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो रिकॉर्ड नहीं होगा। तीनों डिस्काउंट में डिफरेंस क्लियर? अब एक्चुअली में बैड डेट डिस्काउंट नहीं है, लॉस है, पर इसी के साथ जुड़कर इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग मुझे बस इतना बताओ कि आप लोग बैड डेट का मतलब समझते क्या है? चलो बैड डेट छोड़ो, एक टर्म होती है इंसॉल्वेंट। सुना है किसी ने? भाई मैंने पढ़ाई थी जब मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था थ्योरेटिकल। तो बताओ इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनो सुनो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है मेरा। अभी 2-4 दिन पहले मैंने सीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, उन्हें भी एग्जाम्पल दिया था। हमारे तुषार चोपड़ा भाई साहब हैं, अब इनका हिंदुस्तान में मन भर गया, जमीन जायदाद है इनकी बहुत सारी। तो अब इन्होंने क्या करा? अपनी सारी जमीन जायदाद घर वगैरह सब बेच दिया और 10-12 करोड़ रुपए इन पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ज्वेलरी वगैरह सब बेच दी। अब इन्होंने मन बनाया भैया मैं तो दुबई में जाकर रहूंगा, मैं टैक्स पैक्स कुछ नहीं है, जो कमाऊंगा सब मेरा। ठीक है जी, शगुन जी सुन ले। तो भाई साहब ने 10-12 लाख रुपए का ये बैग, अब रात को, भाई घर तो बेच चुके हैं पर फिर भी पुराना जो नया मकान मालिक होता है वो इतना समय तो दे ही देता है कि 2-4 दिन में खाली कर देना। इन्होंने रात को बैग घर में रखा कि कल सुबह आराम से दुबई की फ्लाइट पकड़ूंगा, दुबई जाऊंगा। और रात में भैया कोई बैग टपा के ले गया इनका, बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए बिल्कुल। क्या ये इंसॉल्वेंट है? हाँ या ना? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या थेफ्ट? अरे तो पैसे तो गए ना इसके। बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब मैंने ये पूछा, ये बर्बाद हुआ नहीं हुआ ये बता दो मुझे। हो गया बर्बाद, सड़क पे आ गया ना ये, बिल्कुल है इस पे कुछ बचा? बस ये जो जीन्स टी शर्ट पहन रखी है इसके अलावा कुछ नहीं बचा इस पे। इवन कटोरा भी नहीं है जो मंदिर के बाहर बैठ जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो क्या ये इंसॉल्वेंट है? नहीं है। हाँ या ना? कितने लोगों की तरफ से हाँ, कितने लोगों की तरफ से ना आंसर है? ना क्यों? इस ना का रीजन दो। उसके ऊपर लोन थोड़ी ही है। इंसॉल्वेंट का मतलब यह नहीं होता हम सड़क पे आके बर्बाद हो जाएं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब हमारी संपत्ति
हमारे लोन के, हमारी लायबिलिटी से कम रह जाए। अगर सपोज करो किसी पे 5,000 करोड़ की संपत्ति है पर उस पर 12,000 करोड़ का कर्जा है, तो बेटा वो इंसॉल्वेंट है। क्या वो पूरे 12,000 करोड़ का कर्जा चुका सकता है? तो हम लोग जो यहां बैठे हैं शायद अनिल अंबानी से ज्यादा रईस हैं हम लोग, क्योंकि उनके कर्जे ज्यादा है, उनकी संपत्ति क्या है? कम। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब किसी पर्सन की एसेट्स कम है और उसके ऊपर की जो लायबिलिटी है वो क्या है? ज्यादा है। अब एक बात और बताना मुझे, ऐसे तो मैं आप सबसे 10-10 लाख रुपए कर्जा ले लूं और फिर फोन करके कह दो भाई साहब मेरे पास तो बस मात्र 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बची है, तुम्हारा 5 करोड़ का कर्जा मैं कहां से दूंगा, मेरे पे तो है ही नहीं पैसा देने को, तो आप मान जाओगे? क्यों नहीं मान रहे आप? मैं बता तो रहा हूं आपको कि मेरे पास संपत्ति कम है। अरे तो भैया मुझ पर आप कैसे यकीन कर लोगे? अब तुम में से कोई मेरे पास गुंडे भेज रहा है, कोई मुझे धमकी के फोन दे रहा है, कोई भैया घर के आके आके ड्रामा कर रहा है, मुझे रोज आप लोग हैरेस करोगे पैसे दो, पैसे कहां से लाऊं, है ही नहीं तो मेरे पे। तो मैं ऐसे में क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कोर्ट के पास। अब मैं कोर्ट से कहूंगा कि जी देखो मैं हो चुका हूं बर्बाद, मेरे ऊपर है 5 करोड़ का कर्जा और मेरे पास है मात्र 1 करोड़ की संपत्ति, मैं मैक्सिमम लोगों का 20% दे सकता हूं, अब आपके हाथ में, आप मुझे बचाओ उन लोगों से, वो मुझे मार देंगे। तो कोर्ट कहेगी तू झूठ भी तो बोल सकता है, हम कैसे मान ले? ऐसे में कोर्ट एक अधिकारी को अपॉइंट करेगी जिसे हम कहते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? तो वो लिक्विडेटर मेरे सारे एसेट्स अपने चार्ज में लेगा और सारी लायबिलिटी को वो असेस करेगा, और जब वो फाइनली सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ मेरे पास एसेट है कम के और लायबिलिटी क्या है ज्यादा की, तो वो कोर्ट को बताएगा और कोर्ट ऐसे में मुझे क्या घोषित करेगी? इंसॉल्वेंट। और ऐसे में कोर्ट का आप सबके पास नोटिस जाएगा कि भाई साहब अतुल मित्तल जी हो गए इंसॉल्वेंट और वो केवल 20% पैसा चुका सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे के लिए आप उन्हें हैरेस ना करें। ठीक है? तो अब आपको वो पैसा भी मैं नहीं दूंगा, कौन देगा? वो लिक्विडेटर देगा जिसे कोर्ट ने अपॉइंट किया था। तो ऐसे में जो बाकी आपके 10 लाख में से 2 लाख मिले, 8 लाख बचे, वो कभी भी आप मुझसे ले सकते हो, मार पीट के छेद करके, उल्टा पुलिस केस हो जाएगा। तो वो पैसे आपके क्या है? डूब गए, मर गए। इसे कहते हैं बैड डेट। ठीक है? पर ऐसा जरूरी कोई ना है कि लोग ही मेरे पैसे मारें, मैं भी तो लोगों के पैसे ऐसे मार सकता हूं। तो बैड डेट का मतलब क्या है? जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए और अपना पूरा डेप्थ चुकाने में कैपेबल ना हो, तो वो प्रोपोर्शनेट या नील क्यों, क्या पता मैं बिल्कुल ही बर्बाद हूं, कुछ भी ना है मेरे पे, प्रोपोर्शनेट या नील पेमेंट करता है, और बाकी जो पैसा वो नहीं दे पाता उसे क्या कहते हैं? उसे बैड डेट कहते हैं, नहीं कहते? अब ये डिपेंड करता है कि हमने दूसरों का मारा है, दूसरों ने हमारा मारा है। तो अब अगर दूसरों ने हमारा पैसा रोका है तो बेटा इसे हम कहते हैं बैड डेट। डेट मतलब डेटर और बैड मतलब साले बुरे डेटर, कमीने डेटर। जब कोई पैसा मारता है तो मन से गाली तो निकलती है, लेकिन जब हम दूसरों का पैसा मारते हैं, हम दूसरों का पैसा ना चुका पाए, हम मारते नहीं है, हम चुका नहीं पा रहे हैं, उसने तो मारा है और हम अपने आप को क्या कहते हैं? मजबूर हैं, हम चुका नहीं पा रहे। हम कभी ये कहते हैं हमने पैसा मारा है? नहीं, हम दूसरों का पैसा ना चुका पाए। देखना, उसके लिए मैंने क्या शब्द लिखा है? उसने हमारे मार लिए पैसे, और अपने लिए क्या लिख रहा हूं? चुका नहीं पा रहे। तो हम तो बेचारे मजबूर आदमी है, पैसे ही नहीं है, हम तो डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, हमारे पास पैसे की कमी पड़ गई। तो जब कोई हमारा पैसा मारे तो क्या नाम दिया? बैड डेट। हमने किसी का पैसा मारा तो क्या नाम दिया? डेफिशिएंसी। किसी को इसमें कोई डाउट है? श्योर?
आगे बढ़े। अब मैं सोच रहा हूं अगला टॉपिक है एसेट्स वर्सेस परचेज, वो खत्म नहीं होगा। चलो अगली क्लास फिर थोड़ी लंबी रखेंगे। संडे को मैं सोच रहा हूं, संडे को मैं नॉर्मल बैच नहीं रखूंगा, ये वाला बैच रखूंगा और इको का बैच रखूंगा, उसमें फिर हम लंबा पढ़ेंगे थोड़ा। हाँ इको का लंबा ही रखूंगा बेटा, उसमें फिर हम तो थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो आज की मैं वीडियो